नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। नंबर सिस्टम बेसिक पार्ट हमने कर लिया था, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हमने किया था और तीसरा जो अपना पार्ट है वो ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में जो सीरीज और सीक्वेंसेज आती हैं, जो प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन आते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे, बाकी सिंप्लीफिकेशन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम इसको अलग पॉइंट बनाकर पढ़ रहे हैं, अलग टॉपिक बनाकर पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा समझने में आसान रहे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना सीक्वेंस। पहला पॉइंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक नंबर जो है उनको अगर आप एक ग्रुप में लिख दें इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे हैं, ठीक है, और भी मान सकते हैं आप, कोई भी मान लीजिए आपने नंबर लिखे हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए इस तरह से लिखे हैं, और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया इस तरीके से। ये आपने कुछ नंबर की कुछ आपको आपने उनको क्या किया है कि एक रो में लिखा है, एक पंक्ति में लिखा है, लेकिन इन नंबर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए ना, कोई फिक्स रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो सारे नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज होते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि आगे वाला नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 1 जोड़ के आगे वाले कितने भी नंबर हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ये इसका डबल करके 1 जोड़ा, फिर ये इसका डबल करके 2 जोड़ा, फिर ये इसका डबल करके मान लीजिए 3 जोड़ा, ठीक है, दुगुना करके 3 जोड़ा, तो मुझे पता है अगला भी दुगुना करके 4 जोड़ दूंगा, उससे अगला दुगुना करके 5 जोड़ दूंगा, तो मुझे रूल पता है कि ये किस तरीके से बनाया गया है। सेम यहाँ पे भी क्या किया गया है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है, एक रूल बनाया कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका क्यूब करके उन्हीं नंबर को वापस उसमें जोड़ दे क्यूब में, तो आपको इस तरह की एक सीरीज बन रही है ना। तो इनके बीच में एक फिक्स नियम है, और जब इस तरह से नंबर की जो आपके पास में जो एक रो में नंबर लिखे हैं उनके बीच में अगर कोई फिक्स रूल आपको पता लग रहा है कि ये फिक्स रूल से लिखे हुए हैं, तो वो आपका कहलाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। अगर आप रेंडमली नंबर लिख देंगे, जैसे 7 5 9 फिर 6 5 -2 रेंडमली लिख देंगे, तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप इसमें रूल नहीं पता कर पाएंगे कि रूल क्या लग रहा है, ये ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, बिना किसी रूल के लिखे नंबर है ना, तो ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, ये आपके तीनों सीक्वेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब संख्याओं को एक रो में लिखना, लेकिन हर पद के बीच में कोई फिक्स रिलेशन होना चाहिए, तब वो आपकी सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट है अपना सीरीज। सीरीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस दी है 2 5 8 11, ये एक सीक्वेंस है, 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 3 की वृद्धि हो रही है हर पद में। अगर आप इसको ऐसे शो कर दें, इस तरह से शो कर दें, तो यही सीक्वेंस क्या कहलाने लग जाती है? सीरीज। मतलब सीक्वेंस और सीरीज में यही अंतर है कि अगर आप सीक्वेंस के पदों को प्लस कर दें या उनके बीच में प्लस, देखिए माइनस और प्लस दोनों चलते हैं ना, या तो आप माइनस लगा दें या प्लस लगा दें या दोनों लगा दें, है ना, तो वो फिर सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। सीक्वेंस जो है वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर किसी भी सीक्वेंस के पदों को अगर प्लस माइनस से जोड़ दिया जाए, ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर प्लस माइनस से जोड़ दिया जाए तो ये सारे प्लस हो, सारे माइनस हो, सारे 1 प्लस 1 माइनस ऐसे चल रहा हो, 2 प्लस 2 माइनस कैसे भी चल रहा हो, अगर आप उनको प्लस माइनस से जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। ठीक है, थर्ड है अपना प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है? ये भी सीक्वेंस ही होती है, सीरीज भी सीक्वेंस होती है, ठीक है, और प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही होती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई फिक्स रूल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एडिशन वाला रूल लगा रहे हैं कि जैसे 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, इस तरह का रूल बन रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस जिसमें फिक्स इंक्रीमेंट या फिक्स डिक्रीमेंट होता है ना,
या तो निश्चित संख्या से वृद्धि होती है या निश्चित संख्या से कमी होती है, तो इनको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, यानी समांतर श्रेणी बोल देते हैं। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक गुणा में वृद्धि हो रही है, जैसे मान लो 3 आ गया, फिर 6 आ गया, उसके बाद मान लीजिए 12 आ गया, फिर 24 आ गया। यहाँ पे फिक्स संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है या डिवाइड भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो रहा हो जी। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंसेज जिनमें एक फिक्स रूल से गुणा भाग जोड़ बाकी इनमें से कुछ होता है, वो प्रोग्रेशन कहलाती है ना। बाकी सारी सीक्वेंस ही होती हैं, लेकिन अगर फिक्स जोड़ हो रहा है, फिक्स घट रहा है, फिक्स गुणा हो रहा है या फिक्स भाग लग रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस लगभग एक ही चीज है दोनों। हम सारी चीज पढ़ेंगे लेकिन हम इनको पहले करेंगे, है ना। देखिए सीरीज तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ही क्या बनाएंगी, सीरीज बना देंगी। क्योंकि प्रोग्रेशन अगर हमें आता है, प्रोग्रेशन थोड़ी सिंपल होती है पढ़ने में सीक्वेंस की बजाय, क्योंकि सीक्वेंस तो किसी भी रूप में हो जाती है, लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्लस अगर हो रहा है तो फिक्स होगी संख्या, माइनस हो रहा है तो भी फिक्स होगी, गुणा हो रहा है तो भी फिक्स होगी। तो इस वजह से प्रोग्रेशन थोड़ी सी आसान रहती है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन पढ़ी जाती है हमेशा। प्रोग्रेशन को ही हम सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं प्लस लगाकर, और फिर बाकी जो सीक्वेंस आपकी बच जाती है उनको हम अलग से कवर कर लेते हैं ना। जिनके अंदर प्रोग्रेशन नहीं बनती है उनको हम अलग से कवर कर लेते हैं, उनको करने का भी हम तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। प्रोग्रेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने सिलेबस में इंक्लूड होती है, जो हमें पूछी जाती है, वो मेनली 3 प्रोग्रेशन पूछी जाती हैं। एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरी हमें जो पूछी जाती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरी जो हमें पूछी जाती है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन हार्मोनिक का यूज बहुत ही कम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो होती है ये इसी का ही इनवर्स टर्म होती है ना, इसकी इनवर्स मतलब व्युत्क्रम होती है। तो अगर ये पूछ रहा है तो ये बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल भी नहीं होती है और 10th लेवल की मैथमेटिक्स में आती भी नहीं है, इसलिए इसको जनरली छोड़कर चला जाता है। बहुत ही कम यूज होता है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा जितना यूज होता है, ठीक है। तो मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी और इसको गुणोत्तर श्रेणी। शॉर्ट में लिखें तो ये एपी, इसको एपी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में जीपी बोलेंगे। ये एच भी हो जाएगा, इसको हरात्मक श्रेणी बोलेंगे, हरात्मक श्रेणी या एचपी, ठीक है। तो ये 3 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बाद में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है। ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है या वह प्रोग्रेशन होती है जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4, 7, 10, 13, 16, 19, और मान लीजिए इस तरह से एक सीरीज बनाई है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पदों का जो अंतर है वो 3 है। देखिए अंतर हमेशा आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद लेंगे, ठीक है। हमेशा आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, है ना। तो 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13 3, और 19 - 16 3।
इसका मतलब ये जो आपका अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये अगर सेम चल रहा है आपका, तो फिर श्रेणी जो है वो क्या होगी, समांतर होगी। नाम से पता लग रहा है ना, सम अंतर, मतलब समान अंतर चलना चाहिए पदों के बीच में, तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली जो टर्म है इसको मैं बोल देता हूं T1। T1, टी का मतलब टर्म या पद, तो ये पहला पद है। T1 का मतलब एक नंबर की टर्म या पहला पद। ये T2 दूसरा, ये T3 तीसरा, ये T4, ये T5, इस तरह से चलेगा T6। इस तरह से आपको पदों के नंबर मानने हैं, T1 T2। पद का हमेशा आप पद को कैसे दिखाओगे, कैपिटल T, और उसके नीचे कई बार A1 A2 भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, बुक्स में A1 A2 वगैरह भी दिया है, NCERT वगैरह में, तो A1 A2 भी मान सकते हैं। ये पद नंबर है कि कितने नंबर का पद, उसको हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंस होता है, ये इसको हम लिखते हैं डी से, है ना, इसको हम स्मॉल डी से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये डी है, जो 3 है आपका, ये डी है, इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। अभी मैं आगे लिख दूंगा। ये जो होता है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या दिखाते हैं, ए से। देखो, इसी को मैंने T1 से दिखाया और इसी को ही मैंने ए से दिखाया, एक ही बात है ना। इसका मतलब T1 का जो मान होता है वो ए ही होता है, उसको ए बोलते हैं। या तो T1 बोल दो या ए बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। हालांकि समांतर श्रेणियां जो होती हैं वो इनफाइनाइट कम होती है, वो फिक्स ही चलती है ना। तो इसमें पदों की संख्या फिक्स अगर हम मान लीजिए कि इसमें कितने पद हैं या कितनी टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं, तो n क्या होगी, इसमें पदों की संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, जब चलेंगे आप तो nवां जो टर्म आएगी वो nवीं टर्म को हम क्या बोलेंगे, Tn का मतलब nवीं टर्म है ना, जो n नंबर पे आ रही है। n तो उस टर्म का नंबर है और Tn क्या उस पद का मान है। ठीक है, जो n नंबर पे आ रहा है, जैसे 10वें नंबर पे आ रहा है तो n तो 10 हो गया, लेकिन जो पद वहां पे आएगा वो Tn होगा, 10 नहीं होगा ना। Tn 10 नहीं होगा, n 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, कि ये जो T1 है आपका, ये कितना है, 4। इस 4 में 3 जोड़ा तो T2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें वापस 3 जोड़ा तो अगला पद आया, फिर उसमें वापस से 3 जोड़ा तो चौथा पद आया। कुछ इस तरीके से चल रहा है क्या। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म में जो डी है, यानी जो आपका जो डिफरेंस है वो जुड़ता जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, देखो, इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं कि पहली टर्म क्या आई, 4, दूसरी क्या आई, 4 + 3 × 1। इस 3 को मैंने 3 × 1 कर दिया। अगली टर्म क्या आई, 3 × 3, 3 जो है वो 3 बार जुड़ रहे। फिर अगली टर्म क्या आएगी कि 3 कितनी बार जुड़ गया, 4 बार, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे ये पता लगा कि ये तो पहला पद है, इसको हमने ए बोला था या T1 बोला था, ए मान लेते हैं, ये ए था। ये क्या था, ए। ठीक है, ये 3 × 3 क्या था, डी, और ये 1, तो ये d इंटू या 1 × d आ गया ना, 1 × d लिख सकते हैं। 3 क्या था, d का मान था ना, डिफरेंस। और ये 4 वापस क्या था, a, 3 × d, ये 3 जो था ये d का मान था। ऐसे यहाँ पे भी 3 क्या था, d था, तो 4 + 4 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, a + 4। तो जो समांतर श्रेणी है उसके पद जो हैं वो पहला पद a अगर आप मान लेते हैं, T1 को अगर आप a मानते हैं तो T2 जो होगा a + d होगा, T3 जो होगा वो a + 2d होगा, a + 2d होगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, a + 2d होगा। उससे अगला पद जो होगा वो a + 3d होगा। मतलब एक एक d जो है वो जुड़ता जाएगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लो मुझे पता लगा कि पहली टर्म जो है वो a है, ये क्या आपका प्रथम पद, इसको हम प्रथम पद या फर्स्ट टर्म बोलेंगे, है ना। यहाँ पे d क्या था, सार्वअंतर, d को हम सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये नाम ध्यान रखना, सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस,
सार्व अंतर मतलब जो सभी के बीच में अंतर चल रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो डी कॉमन डिफरेंस था। अब इस ए में जैसे ही मैं डी जोड़ूंगा तो मुझे दूसरा पद मिलेगा। अगर इसमें एक डी और जोड़ दूंगा इसके अंदर दूसरे पद में तो मुझे तीसरा पद मिलेगा, मतलब 2d। फिर मुझे चौथा पद मिलेगा 3d पे। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर ऐसे चलते रहे तो जो nवां पद मिलेगा आपको, nth टर्म मिलेगी, वो क्या मिलेगी? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए पहले टर्म में d है नहीं, 0 है, d का मान 0 है, d है ही नहीं। t2 के अंदर d एक बार आया, t3 में d 2 बार जुड़ा, t4 में d 3 बार जुड़ा। मतलब जितना पद का नंबर है उससे एक कम d होता है ना। इसका मतलब अगर पद का नंबर n है तो a प्लस d जो है वो n से एक कम बार जुड़ेगा, यानी tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये जो होता है ये किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का। n कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इतने नंबर का पद बताइए या इतने नंबर का पद इतना दिया हुआ है बताइए, n का मान क्या होगा या a का मान क्या होगा या d का, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको पद का नंबर नहीं पता है तो उसको कौन सा पद माने? nवां पद माने और n का मान निकाल ले, आपको नंबर पता लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो tn तो क्या होगा? tn तो वो पद होगा जो n नंबर पे आएगा। n क्या होगा? उस पद का नंबर, यानी उसकी संख्या होगी कि वो कितने नंबर पे आएगा। a पहला पद हो गया और d क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई सा भी पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई एपी है, ठीक है, हमें पहचान के पता लग जाएगा। ठीक है, ये कोई एपी है, हमें पूछा इसका 25वां पद ज्ञात करें। तो ये एपी है, आप देख सकते हैं कि डी जो है वो कितना आएगा। देखिए डी क्या होता है? दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। तो यहाँ तो हमें पहला दूसरा भी पता है, दूसरा तीसरा भी पता है, तीसरा चौथा सारे पता है। ठीक है, तो कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर, लेकिन आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देता हूँ, यानी 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा? -4। तो d का मान जो है वो -4 आ गया यहाँ पे, है ना। अब d का मान यहाँ भी -4 दिख रहा है मुझे, यहाँ भी -4 आएगा, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। इसका मतलब ये क्या है? ये एक एपी है ना, ये एक समांतर श्रेणी है। मुझे इसका 25वां पद चाहिए। देखिए इस समांतर श्रेणी में ये t1 t2 t3 t4 ऐसे चल रहा है, तो मुझे जो t25 है वो चाहिए, मतलब जो 25 नंबर पे आएगा उसका मान चाहिए। तो देखिए d तो ये हो ही गया, a कितना है? a 10 हो गया, और जितने नंबर का पद मुझे चाहिए वो n होता है। इसका मतलब n बराबर कितना है? 25 नंबर का पद मुझे चाहिए। तो tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो t 25, n का मतलब 25, तो a था 10, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था? -4। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 10, 24 गुणा 4 माइनस का 96, तो यह आ जाएगा माइनस का 86। आप चाहे तो इसको जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जो 25 नंबर का पद होगा, क्योंकि नंबर 25 है पद का, तो यहाँ पे जो डी आएंगे वो एक कम आएगा ना, 25 से एक कम आएगा, मतलब 24 आएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा मान रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 25 नंबर चाहिए तो डी 24 हो जाएंगे, बाकी ए तो जो है वो प्लस में फिक्स ही रहेगा, ए का मान सेम रहेगा, जो आप सीरीज से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो -86 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP258, इसका कौन सा पद जो है वो 56 होगा। देखिए ऐसे नहीं पूछा है 56वां पद कौन सा होगा, ऐसे पूछा है 56 जो है वो इसका पद होगा, लेकिन वो कितने नंबर पे आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें इसका नंबर बताना है। देखिए ये ऐसे है क्वेश्चन की 258, ये जब सीरीज हम लेंगे तो उसमें एक टर्म जो है वो क्या आएगी? 56 आएगी। ठीक है, 56 आएगी। इस 56 का नंबर कितना होगा वो हमें बताना है कितना होगा। तो ए तो कितना हो गया? ये तो ए हो गया आपका। डी कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटाएंगे तो डी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। डी 3 हो गया। अब हमें ये जो पद है इसका नंबर हमें निकालना। मैं मान लेता हूँ कि ये पद जो है ये कितने नंबर का पद है? ये n नंबर का पद है, तो इसको हमने tn बोल दिया है कि ये nवां पद है। तो n हमें निकालना है। देखिए tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn, देखिए tn जो है वो तो हमें दिया हुआ है कितना है? 56, nवां पद 56 है। a कितना है? a है 2, n हमें निकालना है
ठीक है। डी कितना है, डी है आपका 3, ठीक है, डी है आपका 3। तो 56 में से 2 घटाएंगे 54, 54 में 3 का भाग देंगे 18, तो 18 + 1 n का मान आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। मतलब ये हुआ है कि जो 56 जो है वो कितने नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे। तो 56 इसका 19वां पद होगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दिया है कि एक 47 पदों की एपी है, ये 3, 7, 11, ये एक 47 पदों वाली एपी है, आपको इसका अंतिम पद बताना है। तो देखिए ऐसे है कुछ 3, 7, 11, 15 इस तरह से चल रहा है। टोटल कितने पद हैं इसमें, 47। तो लास्ट जो पद आएगा वो T47 आएगा। तो लास्ट पद को हम कई बार L से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमें पता है कि L जो है वो T47 आने वाला, मतलब 47 नंबर की जो टर्म है वही लास्ट पद है, उसको हम L से भी लिखते हैं। स्मॉल l का मतलब लास्ट टर्म होता है ना, ठीक है। तो ये हमें निकालना है T47। तो T47 बराबर क्या होना चाहिए, हमें पता है भाई A + 46D होगा, 46D होगा, है ना। 47 से 1 कम होगा, D 46 हो जाएगा। A कितना है, 3, तो 3 + 46 × D कितना है, 4, 7 - 3 कर दीजिए 4, तो 46 × 4 184, 3 187 आ जाएगा। तो 187 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एक एपी दी हुई है, इस एपी में कुल कितने पद हैं ये आपको काउंट करके बताना। देखिए यहाँ पे मुझे ए पता है, ए कितना है, ए है 50, डी कितना आएगा, तो डी 44 - 50 यानी -6 आएगा, ठीक है। और मुझे इसका लास्ट पद पता है ना, लास्ट पद, तो एल मुझे पता है, एल का मतलब अंतिम पद या लास्ट टर्म, ठीक है। तो -190 क्या होता है कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो इसको हम nवां पद मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका नंबर ही तो चाहिए ना। तो जिस पद का भी आपको नंबर चाहिए आप उसको Tn मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये Tn भी हो गया, एक तरह से Tn भी हो गया। अब हमें पता है कि भाई Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a तो कितना हो गया 50, n - 1 × d, d कितना है यहाँ पे, तो d -6, ठीक है। चलिए ये 190 दिया है, तो माइनस का 190 बराबर हो गया 50, -6 को अंदर गुणा कर दें तो -6, जब बाद में कर लेंगे चलो, ठीक है। n - 1 -6, ठीक है। तो 50 घटाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा, 50 तो जुड़ जाएगा ना। 240 में 6 का भाग देंगे -40, तो माइनस ये पहले से ही था, ये भी माइनस होगा, प्लस का 40, तो 40 और 1 उधर चला जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से 41। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पद है ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये 41 नंबर पे आ रहा है। अब देखिए कई बार क्या है, आपको बुक्स में या कई जगह पे इस तरह से एक फॉर्मूला दिखेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो L - A/D और +1 होता है। ये आपको दिया हुआ मिलेगा कि अगर आपको लास्ट पद पता है, आपको पहला पद पता है, सार्वंतर पता है, तो आप उस श्रेणी में या उस सीरीज में पदों की संख्या बता सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। इस तरह से फॉर्मूला दिया, वो एक ही बात है ना, यहीं से तो निकाला है ना। देखिए Tn बराबर क्या है, a + n - 1 × d है। अब मैंने कहा Tn को आप क्या लिख सकते हैं, अगर लास्ट पद को ही हम Tn मान रहे हैं, क्योंकि हमें पदों की संख्या गिननी है, तो इसका मतलब लास्ट पद को ही हम Tn मान रहे हैं। तो फिर देखिए ये Tn की जगह मैंने L कर दिया, तो अब आप a को इधर ले जाएंगे तो L - A बना ना, ठीक है। d बट्टे में जाएगा और फिर इधर n - 1 बचेगा, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो क्या बनेगा, ये इस तरह से निकल के आएगा। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसमें ये Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये अपने आप ही n का मान निकल के आ जाएगा, वो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अलग से याद ना रखो तो भी आपका आंसर इससे भी निकाल सकते हैं, ये Tn से ही बना हुआ फॉर्मूला है, तो Tn में रख दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का तीसरा पद 17 है और 7वां पद 27 है, तो उस एपी का 24वां पद बताइए कितना होगा। देखो अगर आपको 2 पद पता है तो आप कोई सा भी पद एपी का निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे कौन कौन से पद पता है, मुझे तीसरा पद पता है और मुझे कौन सा पद पता है, मुझे 7वां पद पता है। तो अगर मैं तीसरे पद की बात करूं तो तीसरा पद होगा a + 2d और 7वां पद होगा a + 60। अब ये तो बराबर दिया हुआ है कितना, 17, ये तो 17 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ आपको 27, ठीक है। मेरे पास 2 इक्वेशन है, अगर मैं इनको यहां से हटा भी देता हूं, ठीक है, इनको अगर यहां से हटा भी दें हम
तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन निकल के आई दो। ये देखिए ए और डी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, मैं इजीली सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए ना, ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 4d बराबर माइनस का 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.5। d की वैल्यू 2.5 आएगी, माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, d की वैल्यू 2.5 आ गई। अगर ये d की वैल्यू आप यहाँ रख देते हैं या इसमें भी रख सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस, देखो इक्वेशन 1 में रख रहा हूं मैं, a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रखा 2.5 बराबर आ गया 17। तो 2.5 इंटू 2 5 हो गया, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो a बराबर कितना बचेगा 12। तो a 12 आ गया और d कितना आ गया था 2.5। हमें कौन सा पद चाहिए 24वां, तो हमें T24 चाहिए। T24 क्या होगा, a प्लस 23d होगा। a कितना निकाला हमने 12 और 23 इंटू 2.5 ये हमने इस तरह से निकाला, तो ये आ गया आपका 12 प्लस ये 46, तो ये हो गया 46 और 11 तो 57.5 आ जाएगा। 57.5 ये आएगा, तो 58 और 12 तो 70 होता है, तो ये 69.5 69.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जो दो पद दिए गए उनसे दो इक्वेशन मिल जाएगी, घटाओगे तो ए तो हमेशा कट जाएगा, क्योंकि ए तो सिंगल ही आएगा हर पद में, तो ए तो हमेशा कट जाएगा, डी निकल जाएगा। डी का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए निकाल लो और फिर आपको कोई सा भी पद पूछे आप वो पद निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट जाना चाहें तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है T3, आपको दिया हुआ है T27 और आपको T27 नहीं T7 और आपको निकालना है T24। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 17 और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 27 और हमें निकालना है ये वाला। इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट देखिए कैसे जा सकते हैं। मुझे पता है भाई तीसरे पद से 7वें पद तक जाने में बीच में कितने डी जुड़े होंगे, 4 डी जुड़े होंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है 10, वो एक्चुअल में किसका मान है, वो 4 डी का मान है, क्योंकि 3 से 7 मतलब 4 पद बढ़ गए ना, तो हर पद में एक डी जुड़ता है, मतलब 4 डी बढ़े होंगे, तो जो 4 डी बढ़े वो 10 के बराबर बढ़े है ना, तो 4 डी का मान इतना है। अब मुझे देखिए यहां से यहां चले जाऊं तो यहां से यहां जाऊं, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, देखो यहां से यहां जाऊं तो कितने डी बढ़े, ध्यान से देखो कितने डी बढ़ेंगे। तो देखिए ये 7वां था, ये 24 है, तो इसका मतलब कितने 17 डी बढ़ गए ना, 17 डी बढ़ेंगे। तो 4 डी का मान अगर 10 है तो 17 डी का मान कितना आएगा, 1 डी का मान कितना आएगा 10/4 और 17 डी का मान कितना आएगा, तो 17 से गुणा कर देंगे, 10/4 गुणा 17। ठीक है, यानी ये 5/2 2 कर लेते हैं इसको, 85 का आधा, 85 का आधा मतलब 42 हो गया कि 42.5, मतलब मुझे यहाँ 42.5 बढ़ाना है। तो अगर मैं देखिए 27 में 42.5 और जोड़ दूं तो 42 और 27 69 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 69.5, तो 69.5 भी आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका ध्यान रखना है कि 4 डी बढ़े तो उसका मान हमें यहाँ अंतर करके मिल गया कितना बढ़ा, और अगर मुझे 17 डी निकालना है तो मैं 17 डी निकाल के इस तरह से डायरेक्ट इसमें मिला दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा पद जो कितना आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। तो ये डायरेक्ट तरीका, इसमें ए नहीं निकालना पड़ा आपको, आप जल्दी से डी से ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन लिया है, इस बार हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे, है ना। 2 पद दिए हुए हैं पी के और हमें तीसरा पद निकालना है कि तीसरा पद कितना आएगा, तो मैं फटाफट डायरेक्ट ही जाऊंगा इसमें। देखिए T6 T8 मुझे दिए हुए और निकालना कौन सा है T28। मुझे इस तरह से ये 2 दे के तीसरा पूछा है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट जाएं, ये कितना दिया है 12, ये कितना दिया है 22 और ये हमें निकालना है। तो आप ये देखें कि 6 से 8 मतलब 2 पद बढ़े, 2 पद बढ़े मतलब ये 2D आएगा ना, जो भी मान ये बढ़ा है कितना है 10, ये किसका मान है 2D का मान, ये 2D का मान है ना। और मुझे क्या करना है 8 से 28 जाना है, 8 से 28 मतलब कितने पद हैं 20, तो मतलब 20D बढ़ जाएगा।
अब इसमें अगर मैं 20d जोड़ूंगा तो देखो 20d कितना आएगा, 2d का मान 10 है तो 20 का कितना आ जाएगा, ठीक है, 1d का मान 5 आएगा तो 20 का कितना आएगा, 100 आएगा। तो मैं इसमें 100 जोड़ दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 122। 122 इस क्वेश्चन का आंसर हो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एपी के mवें पद का m गुना उसके nवें पद के n गुना के बराबर है, तो एपी का m प्लस nवां पद कितना होगा। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या दिया है कि mवां पद जो है उसका m गुणा, यानी mवें पद को अगर m से गुणा करें तो वो nवें पद के n गुणा के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। अब tm को हम क्या लिख देंगे, tm को हम लिख देंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी जितना नंबर है उससे एक कम करके d लिख देंगे, है ना, a में जोड़कर, और ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n से एक कम d लेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, m को a से गुणा किया तो m a हो गया, और m को m से किया तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, ये ऐसे हो गया। n को भी अंदर गुणा कर देते हैं तो n a हो गया, और n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ये इस तरीके से हो गया। डी को कॉमन रख लेना है ना, अंदर गुणा कर दो m को n को। अब देखो इनको दोनों को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बना, m a माइनस n a, n a उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर आपका बना m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और ये इधर जाके माइनस होगा तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। इस तरीके से बना, इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, m माइनस n। ठीक है, इसमें से d कॉमन निकाल लो तो क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m, यहाँ माइनस n स्क्वायर और प्लस n बराबर 0, इस तरह से मिला। ये हो गया आपका a इंटू एम माइनस n। इसको देखो एक बार ध्यान से, इसमें में क्या है कि m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, इनको एक साथ कर देता हूँ, और इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन आया तो m तो प्लस का हो गया, n क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a m माइनस n प्लस d इंटू, इसको हम दो फैक्टर में लिख सकते हैं ना, इसको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको m प्लस n और m माइनस n लिख सकते हैं, और माइनस m माइनस n बराबर 0। ठीक है, इस टर्म में से m माइनस n आ रहा है, इसमें से m माइनस n आ रहा है, और इसमें से भी m माइनस n आ रहा है, तो m माइनस n को सब में से बाहर निकाल दो, m माइनस n बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, a, आगे क्या बचा, d, और देखो यहाँ से m प्लस n बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, तो m प्लस n माइनस 1 इस तरह से बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब हमें पता है भाई m माइनस n बराबर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि m माइनस n को अगर हम 0 रखेंगे, देखो m माइनस n बराबर अगर 0 रखेंगे तो m बराबर n मिल जाएगा, फिर तो पद का नंबर ही सेम हो गया दोनों का, तो कंपेयर ही नहीं होगा, दोनों एक ही पद हो गया, दो अलग अलग नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो आपका 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये पद 0 है। ये तो यहाँ से हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 0 आएगा। ये रिजल्ट अपने पास निकल के है। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है m प्लस nवां पद, तो m प्लस nवें पद को हम कैसे लिखेंगे, देखो हमें निकालना है टी एम प्लस एन। एम प्लस एन का पद क्या होता है, तो हम लिखेंगे ए प्लस जितना भी पद का नंबर है, क्या था, एम प्लस एन, उसमें से एक कम करके इंटू डी करेंगे। और ये हमने अभी अभी निकाला कि ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो है इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी में ऐसे बोला जाए कि एमवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर आ रहा है, तो हमेशा उन दोनों का जो जोड़ वाला पद होगा, जैसे m और nवें पद दिया तो m प्लस n नंबर का जो पद होगा, यानी उनके योग वाला पद जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवा देता हूँ। जैसे ये अपना क्वेश्चन है कि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर, तो एपी का 18वां पद क्या होगा। आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि एपी का 18वां पद क्या आएगा। कैसे, देखो आपको क्या दिया है
कि 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। सोल्व ही नहीं करना है, आप सीधा आंसर दे सकते हैं। 7 और 11 मतलब कितना हो गया, 18 हो गया क्या। तो इनका जोड़ जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब अपना आंसर ये हुआ कि T18 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आप चाहे तो पूरा सोल्व करके भी देख सकते हैं। T7 की जगह A+6D रख दो, T11 की जगह A+10D रख दो, फिर आप एक तरफ ट्रांसफर कर लो, वहां से A+17D बराबर 0 आएगा हमेशा ना। तो इसका मतलब T18 जो होगा वो आपका हमेशा 0 आ जाएगा। 11 और 7 का जोड़ 18 हो रहा है, तो ये हमेशा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके पास, उनको आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि इस तरह से जो भी आएगा वो 0 आएगा पद। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी का nवां पद 4n-1 है तो इस एपी का सार्वंतर और 30वां पद बताना कितना आएगा। देखिए आपको Tn दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है 4n-1। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूं, क्योंकि n का मतलब पद का नंबर होता है। तो मुझे पहला पद चाहिए तो मैं n बराबर 1 रख दूंगा, पहला पद आ जाएगा। दूसरा चाहिए तो n बराबर 2 रख दूंगा, तीसरा चाहिए तो n बराबर 3 रख दूंगा। ठीक है, तो जितना n का मान रखेंगे आप Tn में, वो उतने ही नंबर का पद आ जाएगा। तो मुझे सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर क्या होता है, दो पदों का अंतर। तो आपको कोई भी दो लगातार पद निकाल लेने हैं। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं T1। अगर मैं T1 निकालूंगा तो n की जगह 1 रखा, तो यहाँ भी n की जगह 1 रखा, तो 4 × 1-1 कितना आ जाएगा भाई, 3। तो पहला पद इसका 3 आएगा। दूसरा पद भी निकाल लेता हूं ताकि मैं d निकाल सकूं, तो 8 - 1 कितना आएगा, 7। तो यहां से तो मुझे d पता लग जाएगा। d क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 7 - 3 कितना आएगा, 4। तो 4 जो है वो क्या आएगा, आपका d का मान आएगा। अब मुझे चाहिए कौन सा पद, T30, 30 चाहिए। तो मैं n की जगह 30 रख दूं, तो 4 × 30 - 1 कितना आ जाएगा, 119। 119 इसका 30वां पद होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किसी एपी के 7वें और तीसरे पद का अनुपात 12:5 है, तो 13वें और चौथे पद का अनुपात कितना है। इन दो पदों का अनुपात देखिए, बाकी दो पदों का आपसे अनुपात पूछा। ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई कौन सा है, 7वां और तीसरा, इनका अनुपात हमें दिया है कितना, 12:5। ठीक है, तो 7वां क्या होगा, A+6D, और ये क्या होगा, A+2D। ये है 12:7। तो ये इनका अनुपात दिया हुआ है। अगर अनुपात को आप मान लेते हैं कि किसी संख्या से आपने गुणा कर लिया, मान लीजिए कि आपने दोनों को ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई किया, तो ये A+6D की ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। क्योंकि अनुपात क्या होता है, हम किसी संख्या को काट के और बाद में अनुपात में, तो कटा था वो मान लिया हमने क्या है, k है, जो काटा था हमने वो k मान लिया। तो मैं ये कह दूंगा कि A+6D जो है वो कितना है, वो 12k के बराबर है, और A+2D जो है वो कितने के बराबर था, वो 5k के बराबर था। ठीक है, ये k की हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बार k मान रहा हूं कि जो संख्या हमने काटी है अनुपात में, वो मान लिया कि k था एक बार, है ना। तो k से मल्टीप्लाई करके एक बार ओरिजिनल वैल्यू ले ली। ये इक्वेशन 1 है अपनी, ये 2 है। अगर हम माइनस करें इसमें से, इसको इसमें से ये घटाएं तो ये कट जाएगा। ठीक है, कितने बचे, 4D, ये कितना बचा, 7k। तो यहां से d बराबर क्या आ गया, 7/4 क्या। और d की वैल्यू जब हम वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। तो A+6 × 7/7k/4 है ना, d की जगह ये रख दिया, बराबर 12 के आ गया। ठीक है, तो ये 2 × 3 हो गया, ये 2 × 2 हो जाएगा। तो ये 21k/2 हो गया। 21k/2 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 24, 12 × 2 24, और 24 - 21 यानी 3/2 बचा। तो a की वैल्यू जो आई अपने पास, a की वैल्यू वो 3/2 आ रही, 3/2 की आएगी। ठीक है, ये a की वैल्यू आएगी। अब हमें क्या पूछा है, उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या पूछा, हमें पूछा T13/T4। T13 क्या होता है, तो A+12D होगा, और ये होगा A+3D। तो a और d की जो वैल्यू हमने निकाली वो आप रख दो। a कितना था, 3/2 के, प्लस 12d, d कितना था, 7/4। यहां रखेंगे तो 12 से 4 कट जाएगा, तो ये 21 के आएगा, बट्टे
नेक्स्ट ए की जगह 3k/2 रखेंगे और यहाँ पे 7/4 रखेंगे तो 21k/4 आएगा, 21k/4। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2, है ना। तो ये 2, ये 3 के हो गए, 42 3 45 हो गया, 45k/2 आ जाएगा। और इसका एलसीएम आएगा 4, तो मैं इसको उल्टा करके गुणा में लिख देता हूँ। 4 यह आएगा 6 और 21, 21 6 27 क्या आएगा। तो देखो 2 से ये 2 बार कट गया, 9 से ये 3 बार, k से k तो कट गया, ये 5 बार, तो क्या अनुपात आया 10:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10:3। अब आप ध्यान से देखें कि भाई k तो इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, तो k तो वैसे ही कट जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे k ना लेके a+6d की वैल्यू सीधा 12 ले लें और a+2d की वैल्यू सीधा 5 ले लें, तो भी आपका जो आंसर है वो रेशियो में पूछा है, तो रेशियो में आपका आंसर k में आएगा नहीं, k वैसे ही कट रहा है। तो आप अगर ये k नहीं मानते तो भी चलता है ना, a+6d को 12 ले लें, a+2d को 5 ले लें, तो भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। तो k माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया कि k मानना क्यों मानना चाहिए हमें, कि वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 2 इक्वेशन दिए, a और d के मान निकालने और इसके अंदर a और d के मान निकाल के सोल्व कर लेना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Tm बराबर 1/n है और Tn बराबर 1/m है। Tm और Tn क्या है, समांतर श्रेणी के 2 पद हैं, तो mवां पद तो 1/n दिया हुआ है और nवां पद 1/m है, और आपसे पूछा है Tm × n, यानी m × nवां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको पूरा करके बता देता हूँ और फिर शॉर्ट मेथड बता देता हूँ एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम Tm दिया है, Tn दिया है, Tmn निकालना है, तो सबसे पहले हम Tm ही लिख लेते हैं। Tm क्या दिया है, इस तरह से दिया है। Tm को क्या लिख सकते हैं, a+m-1 × d बराबर क्या दिया है 1/m, ये एक इक्वेशन हमें दी। दूसरा हमें क्या दिया है, Tn दिया है 1/m, तो अगर इसको लिखें तो a+n-1 × d, ये हो गया 1/m, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। चलिए मैं d निकाल लेता हूँ, d निकालना आसान है। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, a तो कट जाएगा। ठीक है, तो a कटेगा, इसमें से ये घटेगा, d तो कॉमन, उसको कॉमन ही रखिए बाहर, m-1 में से ये घटाएंगे तो -1 तो घट जाएगा और m-n बचेगा, तो m-n × d बराबर इधर हो जाएगा 1/n - 1/n। ठीक है, तो ये बन गया आपका m-n × d बराबर m-n, एलसीएम ले लेंगे mn। ठीक है, तो m-n से m-n कट जाएगा, ये बट्टे में आएगा, इधर कट जाएगा, तो d बराबर क्या बचा 1/mn, d का मान 1/mn बचा। ये d का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो a बराबर क्या आया, a+m-1 × 1/mn बराबर 1/n, ये मिला आपको ना। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/mn को, तो ये क्या बन जाएगा m/mn - 1/m बराबर 1/n। तो m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ये बना आपका a+1/n - 1/mn बराबर 1/n। 1/n दोनों तरफ आ रहा है, ये भी कट जाएगा, प्लस का 1/n, क्या बचा a बराबर 1/mn, ये बचा। तो a की वैल्यू भी 1/mn आई, d की वैल्यू भी 1/mn आई। अब हमें पूछा है क्या है, हमें पूछा है Tmn, तो Tmn क्या होगा, a+mn - 1 × d, यही होगा। तो a और d की जगह अगर वैल्यू रख दें तो a की जगह 1/mn रख दिया, फिर mn - 1 और 1/mn ये रख दिया हमने, तो ये क्या बना Tmn बराबर 1/mn, mn को अंदर गुणा करेंगे तो mn/mn हो जाएगा और -1/mn हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, mn/mn क्या हो जाएगा 1, तो Tmn की वैल्यू क्या आने वाली है 1 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। अगर आप पूरा करने जाएंगे एग्जाम में तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और ये इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं कि अगर 2 टर्म जो है वो उनके नंबर की इनवर्स दी हुई है तो उनका गुणा जो होता है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, गुणा वाला नंबर का जो पद होता है वो 1 आएगा हमेशा, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कैसे, एग्जाम में हमारे पास में दिए हुए होंगे ऑप्शन, तो हम m और n ना यूज करके उनकी जगह कोई संख्याएं यूज करेंगे। मान लीजिए कि m बराबर 1 है और n बराबर 2 है, 1 और 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन में रख के देख लो, 1 और 2 से ऑप्शन तो सेम नहीं आ रहे ना। जैसे 1 और 2 रखेंगे तो 1/2 यह आएगा आपका 3/2, और ये 1 ये 0, नहीं सेम नहीं आएंगे तो हम 1 और 2, अगर सेम आ जाते हैं तो फिर वैल्यू चेंज कर दो, 2 3 करके देख लो, है ना, ठीक है, या 3 4 ऐसे कुछ भी वैल्यू चेंज करके देख लो। m बराबर 1 रख लिया, n बराबर 2 रख लिया, क्योंकि m और n पदों के नंबर है तो 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 0 नंबर के टर्म होता ही नहीं है ना। पद की संख्या 1 2 3 4 5, पहला पद दूसरा पद ऐसे ही हो सकती है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 इनमें से ही रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 या नेगेटिव तो रख नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 रखेंगे, बस ऑप्शन में रख के देख लेना फटाफट कि ऑप्शन सेम ना हो जाए, 2 ऑप्शन सेम ना मिल जाए आपको, है ना, वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो m बराबर 1 और 2 रख लिया हमने। अब देखिए t1 हमें दिया हुआ है, m की जगह अगर 1 रखूं ना यहाँ पे, तो t1 क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा, पहला पद 1/2 हो गया। अगर मैं यहां रखूंगा तो n की जगह 2 रखा तो t2 क्या हो गया, t2 हो जाएगा आपका 1, t2 आपका 1 हो जाएगा। तो क्या मैं d निकाल सकता हूँ क्या, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, t2 माइनस t1, यानी 1 माइनस 1/2, तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। सार्वंतर हो गया 1/2। अब मैं आसानी से AP बना सकता हूँ। t1 पहला पद क्या बनेगा, 1/2, अगला पद क्या बना 1, उससे अगला पद क्या बनेगा, उससे अगला पद, भाई d जोड़ते जाओ ना, आधा जोड़ते जाओ, तो 3/2 बनेगा, उससे अगला पद 2 बनेगा, इस तरह से चलेगा। मुझे क्या चाहिए, TMN, मुझे TMN चाहिए, m और n का वैल्यू अगर मैं रखूं तो 1 × 2, मतलब मुझे t2 चाहिए, तो t2 कितना आएगा, t2 कितना आया 1, तो 1 आएगा। ऑप्शन में रखें तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू 1 बन रही है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जाएंगे तो आंसर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर आपको m+n पद मिलता, पूछता मान लो m+n पद, तो इसका मतलब 1+2, यानी हमें t3 बताना है, t3 कितना है 3/2, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें m और n रख के देखेंगे, जिससे भी 3/2 मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन को करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के 6ठे और 15वें पदों का योग इस एपी के 7वें 10वें और 12वें पदों के योग के बराबर है, तो एपी का 8वां पद क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया है, T6 प्लस T15, T6 और T15, इनका जोड़ बराबर है किसके, T7 प्लस T10 प्लस T12, ठीक है। तो आप बताइए कि T6 क्या बनेगा, तो a + 5d बनेगा, और ये क्या बनेगा, तो ये a + 14d बनेगा, इधर a + 6d बनेगा, a + 9d हो जाएगा, और a + 11d हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a और a 2a कैंसिल हो जाएंगे इधर से इधर से। अब इधर बचा 19d और इधर बचा a + 11 और 20, 20 और 6 26, तो इसका मतलब इधर इस तरफ बचा a और 26 में से 19 इधर लाके माइनस करेंगे तो 7d बचा, a + 7d बराबर क्या आया 0, और हमें पता है a + 7d क्या होता है, तो a + 7d का मतलब T8 हो गया, इसका मतलब T8 जो आएगा वो क्या आएगा 0, और यही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आपको केवल टर्म्स जो है वो a + n-1d के रूप में लिखनी है, वो अपने आप जो टर्म आपसे पूछिए वो अपने आप निकल के आ जाएगी और आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप निकालेंगे कि कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का पीवा क्यूवा तथा आरवां पद क्रमशः ए बी तथा सी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ये दो व्यंजक लिखा हुआ है,
की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखिए पीवा पद दिया हुआ है ए, आपको बोला है कि पी नंबर का पद ए है, क्यू नंबर का पद बी है और आर नंबर का पद सी है, यह आपको बोला। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं भाई पी नंबर का पद क्या होता है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये ए दिया, देखो यहां भी ए हो गया, यहां भी ये दोनों ए अलग चीज है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा अलग दिखाना। मैं इसको A1 मान लेता हूं, ये A1 है, या इसको कैपिटल ए लिख दो जी, इसको थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। प्रथम पद को हमने ए माना है, ये तो पी नंबर का पद है, प्रथम पद को हमने अलग दिखाने के लिए कैपिटल ए मान लिया। इसी तरीके से अगर क्यू नंबर के पद की बात करें तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि किसके बराबर दिया, बी के। तो ये इक्वेशन 1, ये 2, और एक और लें तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको ये जो एक्सप्रेशन पूछिए इसमें वैल्यू पुट करनी है, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी एंड सी इंटू पी माइनस क्यू। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है निकल कर, है ना। ए की जगह, स्मॉल ए की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और इंटू क्यू माइनस आर। इसी तरीके से बी की जगह ये वैल्यू रख दो इक्वेशन 2 से, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और आर माइनस पी, और ऐसे सी की जगह ये रख दो, इस तरह से बना। देखो ए को इनसे गुणा करेंगे तो ये बन गया ए इंटू, देखो ए इंटू क्यू माइनस आर, ध्यान से देखते जाना, मैं एक साथ ही गुणा कर रहा हूं। यहां से आएगा ए इंटू आर माइनस पी, तो ए तो कॉमन ले लिया ना, आर माइनस पी बचा, प्लस यहां से ए इंटू पी माइनस क्यू आएगा, तो पी माइनस क्यू, क्योंकि ए तो बाहर आ जाएगा। ये तो इस तरह से हो गए, ठीक है। तो ए इंटू यह आ गया, ए इंटू यह आ गया, ए इंटू बाकी बचा हुआ देखो, इस क्यू माइनस आर को इससे गुणा करेंगे तो डी तो है, इसमें भी है, इसको इससे गुणा करेंगे तो भी डी आएगा, इसको इससे करेंगे तो डी तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्या बचा, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, यही बचा, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये इस तरह से है, ये सारे कट गए, देखो क्यू माइनस क्यू, पी माइनस पी, आर माइनस आर, तो ए इंटू 0 हो गया, डी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो पी क्यू प्लस का यहां से आएगा, पी क्यू में यहां से माइनस का आएगा, फिर पी आर माइनस का आएगा यहां से देखो पी आर माइनस का आ जाएगा, ये आर और पी ये प्लस का आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। तो इसके जो दोनों गुणा थे पी के वो कट गए, माइनस क्यू आएगा प्लस आर आएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस आर आएगा और यहाँ से प्लस का क्यू आएगा, तो क्यू और आर भी कट गए, मतलब ये दोनों जो है आगे वाली टर्म से कटेंगे। ऐसे जब आप गुणा करके लिखोगे तो सारी टर्म कट जाएंगी और ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको गुणा करके लिख लो ना सबको, फिर सारी टर्म कट जाएंगी, ये भी 0 आएगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आई वो 0 हो गई है ना, पूरी कट के वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये तो इसका पूरा मेथड हुआ कि आप इस तरह से इनकी वैल्यू ए बी सी की इसमें रख के फिर सोल्व करें। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एग्जाम में, तो हमें इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड में करना पड़ेगा। शॉर्ट वही, अगर पी क्यू आर ए बी सी इस तरह की टर्म्स हैं, यानी एल्जेब्रिक टर्म्स आपको दी हुई है या लिटरल फॉर्म दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उन लिटरल फॉर्म को आपको चेंज करना पड़ेगा उनको न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक मतलब आपको संख्याओं में बदलना है ताकि क्वेश्चन जो है वो करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते हैं। देखो एपी का पी क्यू आर नंबर के पद दिए हुए हैं, ठीक है, तो पी क्यू आर को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए पी जो है वो 1 है, क्यू 2 है और आर 3 है। तो इसका मतलब मुझे पहला दूसरा तीसरा पद दिए हुए हैं, क्या क्या, ए बी सी। तो ए को मैं मान लेता हूं, कोई भी संख्या मान लेता हूं, जैसे मान लो 2 मान लिया, तो बी को मैं 3 मान सकता हूं,
सी को 4 मान सकता हूँ, कारण मुझे एपी में ही तो रखना है ना, तो मैंने एक एक बढ़ा के रख दिया एबीसी को, तो 2 3 4 मान लिया। आप चाहिए तो 2 5 8 मान लो, है ना, एपी में होनी चाहिए, 2 4 6 मान लो, कुछ भी मान लो, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है 1 2 3 ये जो वैल्यू है ये आप क्या करेंगे इसके अंदर पुट करके रखेंगे, ये सारी वैल्यू क्या आएगा, देखो ए कितना आया 2, ए कितना आया 2, क्यू कितना है इसमें रख रहा हूं, क्यू कितना है 2, आर कितना है 3, ठीक है, प्लस बी कितना है, बी हो जाएगा आपका 3 और आर माइनस टी करेंगे तो 3 माइनस 1, सी कितना है तो सी हो जाएगा 4, पी माइनस क्यू करेंगे तो 1 माइनस 2, इस तरह से आएगा। तो ये आ गया -1 इंटू 2 यानी -2, ये 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, और ये 4 गुणा -1 -4, तो माइनस का 4 और -2 कितना -6, और ये प्लस का 6 कट के क्या हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में आपका 10 सेकंड का आंसर है, आप इस तरीके से वैल्यू रख के फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप इस तरीके से ही करेंगे, उसको आंसर आपका जल्दी आएगा। ध्यान रखना है ये तो पदों की संख्या है, तो आप इनको तो 1 2 3 माने हमेशा, है ना, पहला दूसरा तीसरा पद माने हमेशा। एबीसी जो है वो ऐसी संख्या माननी है जो कि एपी में हो, क्योंकि वो पद हैं एपी के, तो उनको एपी में रखना पड़ेगा आपको, है ना। ये एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, इस बार कंडीशन बदल दिए, जो वैल्यू आपसे पूछी है वो बदल दिए। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के और दोनों के ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके ऑप्शन का यूज करते हुए आपको इनके आंसर बताने, आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरीके से इनके आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे एक जो nवें पद का फॉर्मूला था, किसी भी एपी का nवें नंबर की जो टर्म है वो क्या होगी, तो उस फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है वो अभी तक हमने किए हैं, ठीक है। अभी अपने पास में इसके योग पर आधारित दूसरा जो फॉर्मूला है योग का, कि इसके पदों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम योग वाले फॉर्मूले का और इस nवें पद वाले फॉर्मूले का, इन दोनों का एक साथ में कंबाइन करके यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में हम इसको करेंगे, तो आधा पार्ट अभी हमने किया है, आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में एक बार फिर से एपी के साथ, एपी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।